हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से हम मिल रहे हैं इन लेक्चर 2 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, आज हम जो है वो बात करेंगे अबाउट व्हाट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ये क्या है आप बता सकते हैं ये किसका पिक्चर है? यस, इट इज द पिक्चर ऑफ अमीबा। एंड दिस, यस, कोई भी बता सकता है? नहीं, दिस इज द पिक्चर ऑफ पैरामीशियम। ये जो है ये सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे जो हमारे अर्थ पे जो है आफ्टर जैसे लाइफ ओरिजिन हुआ, तो उसी के बाद सबसे पहले इवॉल्व होने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे ये थे अमीबा एंड पैरामीशियम। अब पैरामीशियम को जो है वो हम स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्लीपर की जैसे दिख रही है। ओके, तो इसी की वजह से इसी को दूसरा नाम है स्लीपर एनिमल क्यूल। ओके, नाउ जैसे आपको पता है कि सी जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे अर्थ पे कुछ नहीं, बस सी था। तो सी में जो था वो क्या था? विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ से धीरे 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 सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हुए और रिएक्शंस के बाद जो है वो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू हुआ। और जब वो प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बना उसके बाद धीरे 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 जो है वो अमीबा तैयार हुआ, जो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था। इसका ना कोई शेप था ना साइज था, ये जो है वो अनडिफाइंड था। इसमें एक छोटा सा प्रिमिटिव न्यूक्लियस था जिसके पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे इसलिए इनको जो है वो प्रोकैरियोटिक्स बोला गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक उसका मीनिंग अगर जो है वो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। कैरियन या फिर कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके पास था, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अमीबा एंड पेरिमीशियम, यहाँ से इवोल्यूशन होते 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 आप सेकंड और थर्ड पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज द ब्लू व्हेल विच इज द लार्जेस्ट मैमल प्रेजेंट इन द अर्थ। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि मैमल, लार्जेस्ट मैमल जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो है ब्लू व्हेल, सबसे ज्यादा बड़ी है। और ये बनियान ट्री है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। तो ये जो सेल्स थे इनसे इवोल्यूशन होते 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 इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो इससे इतने ज्यादा जो है वो बड़े ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। ये कैसे फॉर्म हुए, क्या क्या चीजें यहाँ पे डेवलप हुई, क्या क्या थेरीज थी जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए, ये सारा जो है हम फर्दर इवोल्यूशन में देखेंगे। ओके, अब इवोल्यूशन के लिए जो है वो सबसे पहले है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हमको कैसे पता चला कि ये इवोल्यूशन हुआ है? ठीक है, तो इवोल्यूशन हुआ है इसके लिए हमको एविडेंस फाइंड आउट करने थे। तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ जो सी में हुआ, उसके बाद फर्दर कौन कौन सी थेरीज आई जिसकी वजह से जो है वो हम इवोल्यूशन जो है वो स्टडी कर पाए। तो वो अलग अलग टाइप की थेरीज थी। उसमें सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो मीन्स व्हाट? मॉर्फो मीन्स फिजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर जो बेसिस होता है उसके ऊपर, मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के जो भी कुछ इवोल्यूशन हुआ उसको, उसकी जो एविडेंस है ये हमने यहाँ पे स्टडी करना है। देखो, इन बायोलॉजी द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म and of their relationship of their constituent part show morphological evidence। यहाँ पे जो साइज, शेप है और स्ट्रक्चर जो है, तो उसी के ऊपर से जो है वो इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको मेजर करके जो है वो हम एक दूसरे के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये डॉग है और ये फॉक्स है, दोनों के ईयर के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे आइज की पोजीशन जो है वो फर्दर थोड़ी सी चेंज होती हुई दिख रही है। नोज का कैरेक्टर अगर देखें तो नोज यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो सिमिलर दिख रही है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली ये इन दोनों के एंसेस्ट्रल जो होंगे वो सेम होंगी, यहाँ से ये पता चलता है। ये आपको गोट दिखेगी, गोट के अगेन ईयर्स और आई के, सॉरी, काउ के ईयर्स जो है वो आपको सिमिलर दिखेंगे। इनका नोज का जो पोजीशन है वो भी थोड़ा सा सिमिलर है, बट इसका जो है वो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा लार्ज फॉर्म में है, इसका साइज बड़ा हुआ है। और यहाँ पे जिसका नोज अगर कंसिडर करेंगे तो ये थोड़ा सा स्मॉल होता है। इनका अगर जो भी ये माउथ है, माउथ का जो शेप और साइज अगर आप देखें वो थोड़ा बहुत जो है वो सिमिलर होता है। इनको भी हॉर्न्स होते हैं, इनको भी हॉर्न्स होते हैं, और फर्दर आइज की पोजीशन भी आसपास सेम होती है। तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये भी जो है एक दूसरे से, मतलब सिमिलर एंसेस्ट्रल पेरेंट को जो है वो फर्दर ये
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेम इज द केस विथ हॉर्स ऑल्सो, ठीक है। हॉर्स को भी देखिए यहाँ पे काऊ के साथ अगर हमने इसको देखा जाए तो इनका जो माउथ का भी जो भी कुछ स्ट्रक्चर है, साइज या शेप है, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है और आईज की पोजीशन भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। पर यहाँ पे जो ईयर्स है, यहाँ पे जो है ईयर्स में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसका जो ईयर्स है वो एकदम टॉप में चला गया है, जबकि इसका ईयर्स जो है वो थोड़ा सा नीचे के साइड में पोजीशनड है। तो अकॉर्डिंगली इनकी सारे की स्टडी करके हम जो है वो पता कर सकते हैं कि इनके जो है कॉमन एंसेस्ट्रल पेरेंट्स थे या नहीं थे, और ये जो है वो एक ही कैरेक्टर से जो है वो फर्दर डिसेंड डाउन हुए हैं या नहीं हुए। ओके, सो दिस वाज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। देन नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल एविडेंस। अब एनाटॉमिकल की अगर बात करें, एनाटॉमी मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो है सिमिलरली यहाँ पे इनका, यहाँ पे देखो हैंड दिख रहा है, कैट का लेग दिख रहा है, दिस इज ह्यूमन हैंड, दिस इज कैट्स लेग, दिस इज फिन ऑफ द वेल एंड ये बैट का विंग है, ठीक है। इनके सबके फंक्शंस अलग अलग है। हैंड जो है वो फर्दर क्या काम करता है, लेग अलग काम करता है चलने में, मोटाइल होने में। फिन जो है वो फर्दर स्विमिंग के लिए यूज होता है, और ये जो बैट का ये जो विंग दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनाटॉमिकली सबके सब अलग है, बट इनका जो मेन फंक्शन जो था वो सेम है। यहाँ पे देखो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर, मतलब एनाटॉमिकली ये सेम है बट इनके फंक्शंस अलग अलग है। मैं थोड़ा सा गलत बोल गई, एनाटॉमिकली ये जो है वो सेम है बट इनके फंक्शंस अलग अलग है। जैसे ह्यूमन हैंड, यहाँ पे देखो कितने बोन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेम यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। देखो कलर्स जो है वो डिफाइन कर रहा है हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कैट का भी यहाँ पे सेम है, बट यहाँ पे जो है ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये हैंड जो है वो थोड़ा सा, जो पाम होता है इसके जो बोन्स होते हैं ये फर्दर थोड़े से शॉर्ट है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन ये कंप्लीटली शॉर्ट होके इतना ही हो गया, ठीक है। और जो पाम का पोर्शन था ये फर्दर जो है वो इलोंगेट होके ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया इन केस ऑफ वेल। जबकि बैट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अलग अलग काम जो है ये कर रहे हैं। यहाँ पे ये उड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे ये स्विमिंग का काम कर रही है, यहाँ पे दौड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो है वो हैंड से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो फर्दर कैरी आउट कर रहा है। बट इनके फंक्शंस अलग अलग है, बट एनाटॉमिकली दे आर सिमिलर। तो ये भी एक इवोल्यूशन की स्टडी के लिए जो है एनाटॉमिकल एविडेंस होना इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम जो है वो फर्दर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो स्टडी करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब हमारे पास भी कान है, फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले जो है कान है, तो ईयर में जो है होता है वो ईयर पिन्ना होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि शेर की आवाज सुनने के बाद जो है वो हिरन या फिर गाय या फिर बकरी जो भी कुछ हो, वो क्या करते हैं, अपने कान जो है वो फर्दर मूव करते हैं उस डायरेक्शन में, और वो वॉइस जो है वो कैप्चर करने के लिए उस डायरेक्शन में वो हलचल नोट करने के लिए जो है वो मूव करते हैं। हम नहीं कर सकते, हम अपने कान तो हिला भी नहीं सकते, सिर्फ पी के हिला सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस केस में जो है हमारे ईयर पिन्नाज या फिर ईयर मसल्स जो है वो डीएक्टिवेट हो गए। क्यों डीएक्टिवेट हो गए, हमने उसको फर्दर यूज नहीं किया, हमको उसकी कुछ जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन बढ़ गए। बट अभी तक जो भी कुछ काऊ है, गोट है या फिर डियर है, ये सारे एनिमल्स जो है उसको अभी तक यूज कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये जो है वो क्या कर रहा है, फर्दर मूव कर रहा है। ओके, सेम इज द केस विथ विजडम टूथ, जो सबसे लास्ट में आता है। ये देखो विजडम टूथ जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। इसको अक्लदात, मतलब अक्लदात भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है आफ्टर टीनेजर्स एज जो होता है वो आता है। तो ये अगेन एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन नेक्स्ट इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो कभी, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो है वो रॉ मटेरियल इनटेक जिनका होता है उनमें जो है ये अपेंडिक्स जो है वो बहुत ज्यादा फंक्शनल होता है। बट हम जो है वो रॉ मटेरियल इनटेक नहीं करते, हम जो है हर चीज जो है वो पका के खाते हैं, इसलिए इसका जो फंक्शन है हमारे बॉडी में ये क्या हो गया, फंक्शनलेस हो गया। तो उसी की वजह से ये जो है एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। नेक्स्ट इज द टेल बोन। यहाँ पे जो है रेड कलर में जो शो हो रहा है, हमारे पास जो है वो फर्दर बेसिकली टेल की जरूरत क्या पड़ती है, तो बहुत सारे एनिमल्स में आपने देखा होगा कि टेल जो होती है वो बॉडी को बैलेंस करने में, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करती है। बट हमारे केस में जो है हमने फर्दर बॉडी, हम जो है वो 2 पैरों पे चलने वाले इंसान है, तो उसी की वजह से यहाँ पे हमको अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए जो है वो पैर ही काफी थे। तो उस केस में धीरे धीरे जो भी कुछ टेल था, ये टेल जो है वो फर्दर डिसेंड डाउन हो गया।
ठीक है, इसको जो है वो हमने जो यूज नहीं किया, यूज नहीं करने की वजह से ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्स दैट हैव लॉस्ट देयर यूज थ्रू इवोल्यूशन आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर. They provide the evidence for evolution because they suggest that an organism changed from using the structure to not using the structure or using it for a different purpose. जैसे इसने बोला कि हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही आए हुए हैं, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव जो है हमने जैसे अभी बात की कि अमीबा, उसी से जो है वो फर्दर डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ और फर्दर हम वहां से आए। तो हमारे जो है कॉमन एंसेस्ट्रल पेरेंट्स थे, बट जैसे जैसे हमने डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर डिफरेंट हैबिटेट के ऊपर जो है अडेप्ट किया, तो अडेप्ट करने के बाद जो है हमारे बॉडी में सर्टेन चेंजेस आए। कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ी, कुछ चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी और इसकी वजह से जो है वो इवोल्यूशन हुआ। और ये इवोल्यूशन जो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी शो करते हैं कि हाँ, हम जो है किसी से बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गन्स हम जो है किसी मतलब एनिमल से जो है वो रिलेट करते हैं। तो हम वहीं से जो है एंसेस्ट्रल पेरेंट्स वो थे हमारे, बट हमने उसको यूज नहीं किया, उसी की वजह से ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया और उनके बॉडी में अभी भी ये फंक्शन कर रहा है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजिकल रिसोर्सेज और फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में तो आपको पता होगा कि डायनासोर जो है वो फर्दर फॉसिल्स के फॉर्म में हमको मिले, ठीक है। उसी के ऊपर जुरासिक मूवी जो है आपने देख चुके हैं। उसके बाद अगर छोटे बच्चों का एक कार्टून मूवी है, देखो आइस एज, उसमें भी जो है वो हाथी जो था, सबसे प्रिमिटिव हाथी जो था, उसको जो हैरी था बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा अभी के जो हाथी हैं उनसे जो है वो हाइट एंड हेल्थ में बहुत ज्यादा लार्ज था, और ऊपर से उसको बाल भी थे और उसके जो टस्क है, ये टस्क भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, ठीक है। तो उसका भी हमको जो है वो फॉसिल मिला है। तो फॉसिल के थ्रू पैलियोंटोलॉजिकल रिसोर्सेज और फॉसिल्स आर एनी एविडेंस और ऑफ द पास्ट लाइफ प्रिजर्व्ड इन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. They are tangible connection to the life, landscape and climate of the past. They show us how life, landscape and climate have changed over the time and how living things respond to those changes. अब बेसिकली पहले जो है वो आइस एज रहा होगा, तो उसकी वजह से वो हेरी एनिमल्स जो है वो ज्यादा मिलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो हमको ये जो फॉसिल्स है इनकी स्टडी करने के बाद उस टाइम का जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे थी, हैबिटेट कैसा था, ये कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे फर्दर कैसे जी रहे थे, ये हमको जो है इनकी लाइफ जो है वो स्टडी करने की स्टडी करने के लिए मिलता है। और तब से इवोल्यूशन अब कैसे कैसे चेंजेस हुआ, ऑर्गेनिजम्स में कैसे चेंजेस हुए, क्या क्या पार्ट्स तब प्रेजेंट थे अब मिसिंग है, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, या फिर तब प्रेजेंट नहीं थे और अब जो है वो डेवलप कर लिए हैं ऑर्गेनिजम्स ने, ये सारा जो है वो हमको पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से जो है वो पता चलता है। ओके, नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब पैलियोंटोलॉजिकल बोलते हैं तो ये कितने साल पहले हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा? तो दिस इज बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 मार्क्स के लिए, तो भी आपको ये कार्बन डेटिंग अच्छे से करके जाना है। व्हाट इज कार्बन डेटिंग? द बेसिस ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज सिंपल. All the living things absorb carbon from the atmosphere and food sources around them, including a certain amount of natural radioactive C14. When the plant or animal dies, they stop absorbing, but the radioactive carbon that they have accumulated continue to decay. अब क्या होता है, कार्बन कैसे खाते हैं हम तो CO2 लेते ही नहीं है मैडम, फिर कार्बन कैसे खाते हैं? तो बेसिकली आप प्रोटीन्स ले, विटामिन्स ले, मिनरल्स ले, कुछ भी जब आप इनटेक करते हैं तो सबकी जो है मैक्सिमम बैकबोन जो होता है वो कार्बन का होता है, ठीक है। तो कार्बन का होता है, इसलिए आप जो भी कुछ फूड इनटेक कर रहे हो, आपने तो जो है प्रोटीन्स लिया है, आपने डाइट में मिनरल्स लिया है या फिर विटामिन्स लिया है, उसका जो बैकबोन होगा वो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स कार्बन रहता है। तो जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, कार्बन का भी परसेंटेज हमारे बॉडी में ग्रो होता है, ठीक है। और नेचर से जो है वो फर्दर हम कार्बन एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। अब कार्बन जो है वो बेसिकली, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? यस, एटॉमिक नंबर किसी को पता है? देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, अकॉर्डिंगली एटॉमिक वेट इज 12, ठीक है। बट जो रेडियो एक्टिव कार्बन जो होता है वो इसका मतलब
कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स मिलते हैं, दैट इज कार्बन 12 एंड कार्बन 14। अब ये कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। मतलब क्या होता है रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से जो है वो सर्टेन काइंड ऑफ रेज जो है वो निकलते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं, जिसके वजह से ये डीके डाउन होता है। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग में करते क्या है, जैसे प्लांट्स या एनिमल्स ने देखो कार्बन जो है वो नेचर से एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, तो इसमें दोनों कार्बन थे, रेडियो एक्टिव और नॉर्मल कार्बन। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशो जो है ये जब प्लांट ग्रो हो रहा था या एनिमल ग्रो हो रहा था तो उसका भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। बट जैसे ही ये ट्री मर गया या फिर ये एनिमल मर गया, इसका जो डीके डाउन था, ये डीके में से क्या हो गया, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट कर रहा था, पर जो कार्बन 12 था वो तभी भी वैसा ही था जैसे अब है। ठीक है, तो उन दोनों का जो रेशियो है कितना डिकेन डाउन हुआ उस टाइम से अब तक, तो उसके ऊपर से जो है वो कार्बन डेटिंग करके ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले आया था और तब के क्लाइमेटिकल कंडीशंस कैसे थे, ये सर हमको जो है वो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चलता है। यहाँ तक क्लियर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करना। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट कनेक्टिंग लिंक्स। अब जैसे हमने क्लास 9th में जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल, तो उसमें कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, वर्टिब्रेट ये सारे क्या होते हैं, एनिलीड्स क्या होते हैं, मोलस्क क्या होते हैं, ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, अब उस टाइम पे जो है वो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वो मिसिंग है। तो फर्दर जो है जैसे मैंने बताया कि एम्फीबियंस जो है वो कैसे आए, यस कोई बता सकता है? एम्फीबियंस पहले जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते थे। जब एम्फीबियंस आए तो ये जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में जो है वो कनेक्टिंग लिंक बन गई। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनकी कनेक्टिंग लिंक्स है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, हमको जो है वो फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं, या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रेजेंट है जो जिससे जो है वो हमको पता चल जाता है कि ये जो है इस दो अलग अलग फैमिलीज की जो है या फिर फैमिलीज बोलो, किंगडम बोलो, दोनों इसका जो है वो फर्दर क्या होता है कनेक्टिंग लिंक है, तो उसको मतलब दोनों को कनेक्ट करती है, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक रिफर टू प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल पेरिपेटस जो है यहाँ पे, ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, कहाँ पे है पेरिपेटस, ये है, ये कनेक्टिंग लिंक है एनिलीडा और ऑर्थोपोडा के बीच में। ऑर्थोपोडा मीन्स, पोडा मीन्स जिसके लेग्स है, एनिलीडा कौन था आपको ध्यान में होना चाहिए, क्लास 9th का पढ़ा हुआ है। तो एनिलीडा और ऑर्थोपोडा के इसमें जो भी कुछ चेंजेस हुए तो उसके बीच की जो कनेक्टिंग लिंक थी वो था फर्दर पेरिपेटस। वैसे ही ये डकबिल प्लेटिपस है और ये लंग फिश है, ये भी जो है वो फर्दर कनेक्टिंग लिंक है दो डिफरेंट काइंड ऑफ जीनस या डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज के बीच में। अब अगर आप बोलोगे मैम आप फैमिलीज के बारे में बोल रहे हो, प्लांट्स के बारे में बोल रहे हो, तो प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसा कोई है जो कनेक्टिंग लिंक हो? यस, आपको पता है प्लांट और एनिमल के बीच में ऐसा कुछ है जो कनेक्टिंग लिंक है? नहीं, यहाँ जो भी कुछ फंगस आपको पता हो, फंगस नहीं सॉरी, जो भी कुछ ब्लू ग्रीन अलगे आपने देखा होगा वो दिखता प्लांट के तरह है, एक्चुअल में वो जो है वो क्या है, ब्लू ग्रीन अलगे, इट इज अ साइनोबैक्टीरिया, उसी को दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअल में वो दिखता प्लांट की तरह है, काई बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो क्या होता है, फफूंद या फफूंद नहीं बोलते, आई थिंक काई बोलते हैं। ग्रीन कलर का जो रिवर्स के आजू बाजू में जो ग्रीन कलर का चिपचिपा मटेरियल मिलता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअल में वो बैक्टीरिया है बट वो अपीयर होता है एज अ प्लांट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं नेचर में जो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है, जो कुछ प्रेजेंट है, कुछ फॉसिल्स बन गई है। तो ये जो है हमको फर्दर इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिश का फिश का जो है एम्ब्रियो है, देन दिस इज सेलेमेंडर्स एम्ब्रियो, यहाँ पे जो है ये कछुए का एम्ब्रियो है, उसके बाद फर्दर चिकन का एम्ब्रियो है, ये रैबिट का है, और ये फर्दर जो है ह्यूमन का एम्ब्रियो है। सब जब प्रिमिटिव स्टेज है तो सब में जो है वो टेल पोर्शन दिख रहा है, बट जैसे जैसे ये डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद किसी में टेल रहता है और कोई जो है वो फर्दर, जैसे ह्यूमन का बेबी है इसमें जो है वो टेल एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो इनका एम्ब्रियो ये शो करता है कि बेसिकली
इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कुछ मतलब फर्दर यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज में जो है वो सारे के सारे एम्ब्रियोज जो है वो सिमिलर शो कर रहे हैं, मतलब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू इनमें जो है बहुत सारी सिमिलैरिटीज है. दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. ओके, नाउ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डार्विन ने क्या बोला था? व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? एक्चुअल में डार्विन जो है 5 या 6 साल जो है उसने जो है वो शिप से वॉयज किया और डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे जाके वहाँ के जो है प्लांट और एनिमल्स की जो है वो स्टडी की, और फर्दर स्टडी करने के बाद जो है उसने बेसिकली इवोल्यूशन हुआ कैसे हो गया होगा या फिर क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से इवोल्यूशन फर्दर प्रोसीड हुआ, उनको जो है पॉइंट में रख के अपने डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने दी थी. डार्विन प्रोसीडेड टू वर्क on the now well understood concept of evolution and is essential to what the brought about by the interplay of the three principles. पहला प्रिंसिपल था वेरिएशन का, सेकंड हेरिडिटी एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. वेरिएशन मतलब क्या? वेरिएशन जो भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है हमारी बॉडी जो है वो फर्दर नेचर को अडेप्ट करती है. A liberating factor which Darwin did not attempt to explain present in all forms of life. वेरिएशन क्या होता है, कैसे आया वेरिएशन, इसके ऊपर छोटी सी स्टोरी है, बताऊंगी अभी कुछ देर में. देन हेरिडिटी, जो कंजर्वेटिव फोर्स दैट ट्रांसमिट सिमिलर ऑर्गेनिक फॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विच डिटरमाइंस द वेरिएशन दैट विल कन्फर एडवांटेज इन गिवन एनवायरमेंट, थस अल्टरिंग द स्पीसीज थ्रू अ सिलेक्टिव रिप्रोडक्टिव रेट. यहाँ पे देखो अब बर्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो था बेसिक था डार्विन्स थ्योरी का. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब खुद के लिए खुद लड़ाई करनी पड़ेगी और कॉम्पीट करके जो है आपको जीतना है, इन केस ऑफ फूड हो, शेल्टर हो या फिर एनर्जी हो, ठीक है. ये जो दो बर्डीज है इन्होंने जो है वो फर्दर अपना माउथ ओपन करके रखा है कि मदर बर्ड जो भी है वो आएगा और इनको खिलाएगा, बट ये जो है ये सुस्त पड़ा हुआ है तो मदर बर्ड इसको खुद से नहीं खिला सकती, इसको जो है वो खुद से माउथ ओपन करके जो है वो खुद को कॉम्पिट, ये अपने भाइयों से जो है उसको कॉम्पिट करना पड़ेगा, तब जाके ये सरवाइव कर सकेगा. ये जो था ये बेसिक था. अब डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज वेरिएशन? तो सबसे पहले जो था ये दो टाइप के बीटल्स है, दिस इज रेड बीटल एंड दिस इज ग्रीन बीटल. ये जो है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, फिर भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी स्टोरी है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से आपका वेरिएशन होता क्या है और कैसे नेचर में आता है ये आपको पता चलेगा. तो ये प्लांट में जो है रेड और ग्रीन कलर का बीटल था, तो उसमें जो है रेड बीटल जो है वो प्लांट के ऊपर जो है वो खुद को जो है वो छुपा नहीं पाता था, तो इसलिए यहाँ पे जो है बर्ड्स इसके ऊपर आके जो है फीड कर जाते थे, और फीड करने की वजह से रेड बीटल की जो पॉपुलेशन थी नेचर में ये बहुत ड्रास्टिकली जो है वो कम हो जा रही थी, और ग्रीन बीटल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही थी. क्यों? ये खुद को जो है वो क्या करता था, ग्रीन कलर के लीव्स के ऊपर छुपा लेता था ग्रीन बीटल, जबकि रेड बीटल जो है वो हाईलाइट हो जाता था, तो उसी की वजह से क्रो या फिर डिफरेंट बर्ड जो है उसको आके खा लेते थे. बट धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने की वजह से क्या हो गया कि प्लांट जो थे या फिर जो भी बड़े बड़े ट्रीज थे इसके ऊपर जो है वो फर्दर रेड कलर का जो है वो फंगस ग्रो होने लग गया. अब रेड कलर का फंगस जब ग्रो होने लग गया तो क्या हो गया कि रेड बीटल्स जो थे वो क्या हो गए, छुपने लग गए, और उसकी वजह से अब क्रो को जो है वो ग्रीन कलर का बीटल जो है वो ज्यादा हाईलाइट होने लग गया उस रेड कलर पे. तो ड्रास्टिकली क्या हो गया कि रेड बीटल्स की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे राइज करने लग गई, और ग्रीन कलर के जो बीटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो ड्रास्टिकली जो है फॉल हो गई, और धीरे धीरे ग्रीन बीटल जो है ये क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, और रेड बीटल की पॉपुलेशन बढ़ गई. मतलब क्या हुआ, नेचर ने जो है वो सिलेक्ट किया, और रेड बीटल ने अपने आप को, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ था उसी की वजह से रेड बीटल ने अपने आप को क्या कर दिया, वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब फिट होने का वहां पे प्रूफ कर दिया गया, और ये जो है वो फर्दर कैरी फॉरवर्ड हुआ. एक्चुअल में जो भी कुछ अडेप्टेशन हो रहा है वो अगर फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है तभी जो है वो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है और सरवाइव करने का उसमें जो है वो कैपेबिलिटी है, तो वो जाके जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो
मिलता है। सेम केस अगर बताऊं आपको कि अफ्रीका के जो जंगल है वहां पे आपको जो है बहुत सारे टाइप के जो है वो मॉस्किटोज मिलते हैं, तो वहां के लोगों को जो है वो मलेरिया होता नहीं है, क्योंकि वो जो है उस टाइप वहां के अडेप्टेशन में इतने ज्यादा फुलफिल हो गए कि अगर वहां बाहर का कोई आदमी जाता है तो उसको फटाक से वो मच्छर काटेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। बट वहां के जो लोकलाइट्स है उनको जो है वो मलेरिया नहीं होता अफ्रीका के जंगलों में। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो वेरिएशन आता है। अब देखो आप बहुत बार जो है ऑल आउट वगैरह कुछ भी लगा लो, मच्छर जाते ही नहीं है या मरते ही नहीं है। वो उन्होंने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट जीन अपने बॉडी में तैयार कर दिया जिसकी वजह से वो सस्टेन कर पाए, और उसी की वजह से क्या हो गया, ये वेरिएशन जो है उन्होंने फर्दर अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी दे दिया। तो इसलिए अब हमको पता है कि ऑल आउट तो कुछ काम करेगा नहीं, तो हम जो है वो नेक्स्ट कुछ तो भी ढूंढ रहे हैं कि जिसकी वजह से ये मच्छर वगैरह कम हो जाए। ओके, तो नेचर जो है वो जो भी फिटेस्ट है उसी को सरवाइव करने के लिए देती है, और उसी के जो जीन्स होते हैं जो एडेप्टेशन की वजह से आए हुए हैं, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आए हैं, उनको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है। दिस वॉज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट वॉज लेमार्किज्म। ठीक है, व्हाट इज लेमार्किज्म? Lamarckism, a theory of evolution based on the principle that physical changes in organism during their lifetime, such as greater development of organs and part through increased use, could be transmitted to their offspring। अब देखो यहाँ पे लेमार्किज्म ने क्या बोला कि जो चीजें हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसकी वजह से है वो हम अडेप्ट करते हैं उस नेचर के अगेंस्ट, और उसी की वजह से जो अडेप्टेड कैरेक्टर है वो हम अपने फर्दर नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने डक का एग्जाम्पल दिया था कि नॉर्मली अगर आप दूसरे जो बर्ड्स होंगे उनके जो यहाँ पे ये देखेंगे, क्लॉज देखेंगे, तो यहाँ पे जस्ट ये ऐसे दिखता है। ठीक है, बट डक जो है वो स्विम करती थी, डक बोलो स्वान बोलो, तो स्विम करने की वजह से इनके क्लॉज के बीच में ये ऐसे वेब जैसा नेटवर्क जो है वो डेवलप हो गया, और इसकी की वजह से ये जो वेब जैसा नेटवर्क डेवलप हो गया इसकी वजह से ये डक जो है वो आराम से वाटर के ऊपर जो है वो स्विम कर सकती है। तो सेम उन्होंने क्या कर दिया कि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया कैरेक्टर, और अब सारे के सारे जो भी बर्ड्स हैं, मतलब जो भी डक्स हैं या फिर स्वान्स हैं, इनके पास उनके जो क्लॉज है यहाँ पे, ये क्लॉज में जो है आपको वेब्ड ये क्लॉज दिखेंगी। तो ये एक लेमार्किज्म का जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि ईमू या फिर ऑस्ट्रिच जो था, उन्होंने जो है अपने विंग्स जो है वो यूज ही नहीं किए। लेस यूज करने की वजह से ये जो विंग्स है ये फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फर्दर जो है वो नॉन फंक्शनल हो गए, और नॉन फंक्शनल होने की वजह से जो है अब ईमू या फिर ऑस्ट्रिच जो है ये उड़ नहीं पाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपको पता हुआ है कि जिराफ जो है धीरे धीरे नीचे जो है इस लेवल पे जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गई थी, मतलब जिराफ या अदर जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स थे उन्होंने क्या कर दिया कि नीचे की पत्तियां खाना शुरू कर दिया। एक बार वो खत्म हो गई, अब खत्म होने की वजह से पेड़ों में सिर्फ ऊपर के साइड में जो है वो पत्तियां बाकी रह गई थी, तो उसी की वजह से जिराफ ने क्या कर दिया कि अपनी जो नेक है वो ऊपर एक्सटेंड कर करके उसको जो है वो कोशिश करके उन पत्तियों को खाने की कोशिश की। ये रेगुलर प्रैक्टिस होने की वजह से जिराफ जो है उनकी नेक एज कम्पेयर टू अदर हर्बीवोरस एनिमल ज्यादा लंबी हो गई, ये अकॉर्डिंग टू लेमार्क कॉन्सेप्ट था। तो उसी की वजह से, और यही कैरेक्टर जो है वो फर्दर उसने अपने जनरेशन में, ये पॉजिटिव जो कैरेक्टर था ये उसने अपने जनरेशन में फर्दर पास ऑन कर दिया। तो इसीलिए जो है वो जिराफ की जो गर्दन है, दैट इज नेक ऑफ द जिराफ इज वेरी लॉन्ग एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, देन स्पीसिएशन, इसके ऊपर जो है आपको 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का फंसेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिकली इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्पीसीज थ्रू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब स्पीसीज जो है वो जीनस के अंदर आने वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू जब चेंजेस होते हैं, जेनेटिकल चेंजेस होते हैं और वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो भी कुछ उसका मतलब जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है और जो एनवायरमेंटल एडेप्टेशन उन्होंने किया है उसमें जो भी कुछ चेंजेस होते हैं उसमें वो इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लगते हैं। ऐसे स्पीसीज जो है वो स्पीसिएशन के प्रोसेस से आते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ जेनेटिकली होमोलोगस पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर पॉपुलेशन दैट अंडरगो जेनेटिक डिफरेंशिएशन एंड इवेंचुअली रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज कॉल्ड स्पीसिएशन। अब ये एक ही जीनस के अंदर आते थे, ठीक है,
इमेजिन करो कि जिराफ और जेब्रा जो है वो एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही जीनस के अंदर आते हैं, बट जिराफ ने क्या कर दिया, रेगुलर प्रैक्टिस कर करके अपनी जो नेक है उसको एक्सटेंड कर लिया, जबकि जेब्रा जो है वो एज कम्पेयर टू जैसे मतलब अदर एनिमल्स थे वैसे तो ये जिराफ और जेब्रा ये दोनों जो है वो अलग अलग स्पीसीज बन गए एक ही जीनस के अंदर। ठीक है, आ रहा है ध्यान में? तो वैसे ही ये मतलब जीनस एक ही है बट स्पीसीज दो हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, जो उनकी नीड थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अडेप्ट कर लिया, और वो मतलब कंपैरेटिवली उन्होंने जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस करके उसको अपने कैरेक्टर्स आगे भी बढ़ा दिए, तो उसी की वजह से इनकी जो स्पीसीज है वो एक अलग हो गई एज कम्पेयर टू डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिंच है। अब बर्ड्स जो है वो पर्टिकुलरली सबसे पहले फिंच ऐसी थी, उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो है वो नैरो आया, नैरो मतलब हुआ थोड़ा फिंच, और ऐसे करते 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 अब प्रेजेंटली जो भी बर्ड्स हैं या फिर स्पैरो वगैरह हैं उनकी फिंच आपको ऐसे दिखेगी। तो ये फिंच जो है इनका जो एडेप्टेशन था नेचर में, उन कैसे हैबिटेट में रहते थे, कैसे उनको फीड करना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंगली इनके फिंच में भी पर्टिकुलरली चेंजेस आए। ठीक है, जिनको किसी को सीड लेना है, सीड के ऊपर फीड करना है, किसी को इंसेक्ट के ऊपर फीड करना है, तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और जो भी कुछ उनका फूड हैबिट था, तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी पिंच जो है वो अलग 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 धीरे 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 इवोल्यूशन में जो है वो डेवलप हुई। Now next and the last topic of this chapter is human evolution. What is human evolution? Basically हमको बोला जाता है कि humans जो है वो apes से आए हैं। ठीक है, apes से जो है वो डिसेंड डाउन हुए हैं, हमारे ancestral parent जो है वो apes है, बट एक्चुअल में apes और हमारे भी एक कॉमन ancestral parent थे, उनको ड्रायोपिथेकस बोला जाता था। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, इनसे ही हमारा जो है वो फर्दर अब तक जो है वो हम डिसेंड डाउन हुए हैं। कौन कौन से स्टेजेस थे ह्यूमन इवोल्यूशन के, यहाँ पे हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन फ्रॉम अवर होमिनिड एंसेस्टर इज कॉमनली कंसिडर्ड एज हैविंग इन्वॉल्व 4 मेजर स्टेप। अब ह्यूमन एंसेस्टर का जो इवोल्यूशन हुआ उसके लिए 4 मेजर स्टेप जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे। कौन कौन से थे वो? फर्स्ट, टेरेस्ट्रियली इवॉल्विंग, देन बाइपेडलिज्म, लार्ज ब्रेन, एंड देन सिविलाइजेशन। सबसे पहले इंसान जो है वो जंगलों में रहता था, जैसे दूसरे एनिमल्स रहते हैं वैसे ही वो जंगलों में रहता था। ठीक है, फिर धीरे 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 जंगलों में जब रहता था तो एज कम्पेयर टू लेग्स, उसके जो आर्म्स थे वो एज कम्पेयर टू लेग्स जो है वो ज्यादा बड़े थे और ज्यादा फंक्शनल थे, तो उसी की वजह से लेग्स की हाइट छोटी और आर्म्स वाला पोर्शन जो था वो बड़ा हो गया, और उसकी वजह से वो 4 पैरों में जो है वो फर्दर मूवमेंट उसका करता था। पर जैसे 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 वो बायपेडलिज्म में आया तो उसके पैर जो है वो एज कम्पेयर टू हैंड्स, पैर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होने लग गए। स्ट्रांग होने लग गए तो अकॉर्डिंगली धीरे 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 उनके मसल्स भी स्ट्रांग होने लग गए, और जो है वो इंसान धीरे 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 जो है वो चलना सीख गया। उसके बाद जैसे उसने चलना सीखा, नेक्स्ट उसका जो है ब्रेन जो है वो डेवलप होने लग गया। डेवलप होने लग गया मतलब क्या किया उसने? टूल्स फॉर्मेशन किए, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम हाउ दे आर बेटर देन अदर एनिमल्स। ओके, और ऐसे करके जो है वो फर्दर ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ये जो है जंगलों में रहने वाले इंसान थे, इनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ जो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान ज्यादा थी। तो एप्स और ह्यूमन के डायरेक्ट एंसेस्ट्रल पेरेंट जो होते हैं वो ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस थे। उसके बाद जैसे ही ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आया तो उसने जो है वो फर्दर 2 पैरों पे चलने की कोशिश की, जिसके वजह से उसके पैरों के जो मसल्स थे वो ज्यादा फंक्शनल होने लग गए और मजबूत होने लगे। उसके बाद स्किल्ड मैन आया जिसने फर्स्ट टाइम टूल्स बनाने की और टूल्स से जो है वो शिकार करने की कोशिश की। तो यहाँ से धीरे 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 उसका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन करने लग गया एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। उसके बाद इरेक्ट पोस्चर ऑफ मैन, अब जो है मतलब जो इरेक्ट पोस्चर मैन जो था वो जो है वो ज्यादा अच्छे से खड़ा होने लग गया और हंटिंग भी करने लग गया। उसके बाद नीदरलैंड मैन जो है, यहाँ पे बेसिकली नीदरलैंड मैन जो है ये कल्चरली रहने लग गया। वो जो है वो फर्दर उसने जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स को यूज करके अपने क्लोथ्स बनाए।
फर्दर जो भी फूड था वो रॉ फूड ना इंटेक करके जो है वो फर्दर जो भी पका हुआ फूड है उसको इंटेक करना स्टार्ट जो है वो निंद्रथिल मैन से शुरू हुआ, और उसके बाद क्रो मैग्नॉन मैन जो था ये हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर है जो 50,000 ईयर्स पहले हो चुका है, और वहां से जो है वो इंसान जो है वो सिविलाइजेशन में रहने लगा है। ठीक है, आपने जो है वो ज्योग्राफी हिस्ट्री में देखा ही होगा हड़प्पा संस्कृति एंड ऑल, तो वहां पे जो है सिविलाइजेशन सबसे पहले जो है वो क्रो मैग्नन जो इंसान था उसने जो है वो फर्दर फॉर्म किया। अब आपको पूछा जाएगा कि होमोसेपियंस ये नाम कहाँ से आया, तो होमोसेपियंस जो है वो नियांद्रथिल थल मैन से जो है वो होमोसेपियंस नाम जो है वो फर्दर यूज करना शुरू किया। ओके तो यहाँ पे होता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वी विल सी द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ओके, अब तक जिन्होंने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करो, अगर आपको सच्ची में ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जो है वो शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।